हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू थ्योरीफाई लॉजिक। आज की ये जो वीडियो है ये आईसीएससी क्लास 10 के लिए है। ओके, सीबीएसई वाले भी इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बट मेनली ये आईसीएससी के सिलेबस का एक चैप्टर है जो कि तुम्हारी सेलिना की जो फिजिक्स वाली तुम्हारी बुक है उसका चैप्टर 2 है, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इसमें हम बेसिकली बात करेंगे इन तीन मेन चीजों के बारे में, और इस पूरे चैप्टर को आज हम एक सिंगल शॉट में कंप्लीट कर देगा। ओके, तो वर्क क्या होता है? वर्क हम बोलते हैं हमने काम किया, ठीक है। काम को इंग्लिश में वर्क बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते, बोलते हैं, ठीक है। अब हम एक जगह बैठे हुए हैं आराम से, हम अपने मान लो कॉपी में भी काम कर रहे हैं, हम कुछ लिख रहे हैं, टीचर ने होमवर्क दिया, हम लिख रहे हैं, हमारा काम हो गया। हम यही बोलते हैं वी हैव डन आवर वर्क, हमारा काम हो गया। बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग काम की अलग डेफिनेशन है। काम एक अलग चीज है। काम वैसे नहीं होगा। अब तुम एक दीवार है, दीवार को धक्का मार रहे हो, तुम्हारे हिसाब से तुमने काम किया है, बट फिजिक्स के हिसाब से वो कोई काम नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्क की डेफिनेशन क्या है। वर्क इज सेड टू बी डन only when the force applied on a body makes the body move। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं? that there is displacement। डिस्प्लेसमेंट अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बताती हूँ। एक डिस्प्लेसमेंट होता है, एक डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होता है? बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस क्या होता है? पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा घर है, ठीक है, और ये यहाँ पर तुम्हारा स्कूल है, ठीक है। ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा स्कूल है। अब एक रास्ता है जो कि सीधा सीधा तुम्हारे स्कूल से तुम्हारे घर का, और एक रास्ता है जो घुमा फिरा के बहुत दूर तक ले जाके फिर तुम्हारे स्कूल पहुंचते हैं तुम, ठीक है। तो अब एक बहुत ही ओबीडियंट बच्चा है, बहुत ही संस्कारी बच्चा है, ऐसा बच्चा जिसको टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो इस रास्ते से जाता है। और मान लो तुम हो, तुम्हें पता नहीं अपने दोस्तों के साथ घूमना है या फिर कहीं जाना है, मान लो किसी जरूरी काम से जा रहे हो, ठीक है। हर बार जरूरी नहीं ब्लेम करना खुद को। तो तुम यहाँ से घूमते हुए स्कूल जा रहे हो, या स्कूल से घूमते हुए घर आ रहे हो। सुबह तो इतना टाइम होता नहीं है, तो छुट्टी टाइम में स्कूल से घूमते तुम घर पहुंच रहे हो। अब ये जो है, ये जो है लेंथ, ये है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट, सबसे छोटा पाथ, सबसे छोटा डिस्टेंस, ठीक है। ये तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट है और ये जो है ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहां पर डेफिनेशन में है कि वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स इट मूव। तुमने फोर्स लगाया और तुम्हारे लगाए हुए फोर्स के कारण वो जो बॉडी है वो मूव कर रही है, वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पे जा रही है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो ट्रैवल कर रही है, तब ही वर्क होगा। तुम्हारे लगाए हुए फोर्स के कारण चीज जो है, जो बॉडी है, जो चीज है, कुछ भी है, वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पे जा रही है, तभी वर्क डन होगा, ठीक है। मतलब वर्क विल बी डन, ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ वर्क तुम पता कैसे लगाओगे कि कितना वर्क हुआ, कितना काम हुआ? अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, ठीक है। अब ये दो फैक्टर्स कौन से हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स लगाया तुमने,
और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है और कितना तुमने फोर्स लगाया है. द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स. वर्क is equal to force into displacement. ठीक है, S को हम डिस्प्लेसमेंट से नोट, डिस्प्लेसमेंट को हम S से नोट करते हैं. ओके, we can determine the amount of work done by the force in two ways. अब मान लो तुम्हें फोर्स को तुम फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, ये एक बॉडी है, ठीक है, एक बक्सा है, एक डब्बा है, ठीक है, और तुम फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, और सामने जो है जगह वो एक इनक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, स्लांटिंग सरफेस है, ऐसी सी सरफेस है, ठीक है, ऐसी सी जगह पे तुम्हें लेकर जाना है. तो तुम फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा रहे हो बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा. अब ऐसे केस में तुम्हें क्या करना है, तुम कैसे निकालोगे वर्क डन? बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, या तो तुम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ढूंढ लो या फिर बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये जो एंगल होगा यहाँ पे, ये तुम्हारा कितना होगा, थीटा, और इसका एक कॉस थीटा निकाल के तुम्हें दिया होगा, या तो तुम्हें दिया होगा या फिर तुम्हें ढूंढना होगा. क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आएगा जब, तो या तो तुम्हें ढूंढना होगा या फिर तुम्हें दिया होगा. ढूंढना होगा कैसे, वो शायद जब तुम ट्रिग्नो कर लोगे, या फिर वो तो बहुत लेट हो जाएगा, बट फिर भी मतलब ज्यादातर दिया ही होता है कॉस थीटा की वैल्यू, और या फिर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इससे. ठीक है, जो अभी इतना फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. एफ कॉस थीटा एस लिखो, एफ एस कॉस थीटा लिखो, एंड में यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो किसी को भी किसी भी ऑर्डर में लिखो. 1 + 2 + 3 लिखोगे वो भी 6 ही होगा, 3 + 1 + 2 लिखोगे वो भी 6 ही होगा, तो एक ही बात है. ठीक है, नाउ वर्क डन is equal to magnitude of force, magnitude of displacement and cosine of angle between F and S. ठीक है, means W is equal to F S cos theta. बस इतनी सी बात थी. Then special cases. अब कुछ special cases हैं. तो केस 1 क्या है, if displacement is in the direction of force, then work done is positive because cos theta is equal to 1. अब ये एक बॉल है, बॉल को हम नीचे फेंक रहे हैं. ठीक है, मान लो तुम नीचे खड़े हो और तुम्हारा भाई जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पे और बॉल उसके पास है और तुम उससे बॉल मार रहे हो. ठीक है, इमेजिन करो इस सिचुएशन को. अब उसने नीचे फेंकी बॉल, बॉल नीचे आ रही है, डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है. तो क्योंकि ये एंगल जो है, ये एंगल 0 डिग्री हो जाएगा और cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है. अच्छा, इतनी ट्रिग्नो तो करी है ना 9th में, तो cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है. तो जब तुम W इज इक्वल टू F S cos थीटा करोगे तो ये आ जाएगा F S इंटू 1, तो W इज इक्वल टू एफ एस ही हो जाएगा, मीन्स F इंटू एस. ठीक है, केस 2 क्या है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन वर्क डन इज 0 बिकॉज cos 90 इज 0. अब जब हम रेलवे स्टेशन में जाते हैं, ठीक है, तो जो कूली होते हैं, जो कूली अंकल होते हैं, वो बेचारे मतलब वो हमारा जो लगेज होता है उसको कैरी करके लेके जाते हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म. तो वो केस को इमेजिन करो. ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो नॉर्मल है, बट जो फोर्स है, फोर्स ये इस केस में क्या है, जो वेट है, वेट ग्रेविटी की वजह से वेट जो है वो तो नीचे की तरफ लग रहा है. ठीक है, तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है, बट वो अंकल जो है वो चल इस डायरेक्शन में रहे. तो यहाँ पे ये
90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो उनका जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा। बेचारे, उन्होंने काम तो बहुत किया है, बट तुम देख रहे हो फिजिक्स में कितना जुल्म किया हुआ है, तो और फिजिक्स के हिसाब से वो बिल्कुल काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ जाए, cos 90 इज इक्वल टू जीरो होता है। तो जब W इज इक्वल टू एफ एस cos 90 डिग्री तुम लिखोगे, वो हो जाएगा F इंटू एस इंटू जीरो, तो W इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ओके, then special case 3, if displacement is in the direction opposite to direction of force, then theta is equal to 180 डिग्री। अब एक बॉल है, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब तुमने ऊपर की तरफ फेंकी है, बट उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड्स लग रहा है क्योंकि ग्रेविटी है। ठीक है, तो इसलिए जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। Then work done is negative because cos 180 degree is equal to -1, क्योंकि cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है। W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा होगा, F इंटू एस इंटू -1, तो W इज इक्वल टू -FS हो जाएगा। ओके, देन कंडीशन फॉर वर्क टू बी डन जीरो, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए ऑब्वियसली जब W इज इक्वल टू FS होगा, और अगर यहाँ पे S जो है वो जीरो है, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, और W यहाँ पे अल्टीमेटली जीरो आ जाएगा। और cos थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वाला केस अभी हमने यहाँ पे देखा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, cos 90 इज इक्वल टू जीरो। देन वर्क डन इन ग्राफ। अब एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये तुम्हें ग्राफ गिवन है। ठीक है, ये जीरो है, तो इस डायरेक्शन में पता लग रहा है कि फोर्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही है। ये S है और ये F है, तो जो भी एरिया होगा इस ग्राफ के अंदर, ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है वर्क डन। ओके, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट स्टिल पता होना चाहिए, कोई भरोसा नहीं है CISC वालों का कब क्या डाल दें वो। ठीक है, देन वर्क डन बाय ग्रेविटी, W इज इक्वल टू mgh। हमने देखा W इज इक्वल टू F इंटू एस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। अब ग्रेविटी के लिए एक चीज है जो इस जगह पे है, मान लो एक टावर के ऊपर है, बहुत बड़ी होगी बॉल, बट उसको मान लो ये तुम्हारी बिल्डिंग है, बड़ी गंदी ड्राइंग है मेरी, फिर भी मान लो ये तुम्हारी बिल्डिंग है। ठीक है, ये जितनी हाइट, ये तुम्हारी बिल्डिंग की हाइट जो है वो h है। अब ये नीचे आ रही है, तो ग्रेविटी क्या होगी, W इज इक्वल टू F इंटू एस। F जो है वो हमें पता है ma होता है, F इज इक्वल टू ma। नहीं पता तो मान लो अभी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जो है वो g है। ठीक है, g क्योंकि g ग्रेविटी का होता है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू mg हो जाएगा, और h जो है वो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे हम h लिख देंगे, और इससे हमारी ये आया W इज इक्वल टू mgh, ये यहीं से आया है। ठीक है, ये डेरिवेशन जो है ये तुम्हारी सेलिना की बुक में है, बट एक्चुअल में जब हमें पता लगता है कि ये आई कहाँ से है तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। कमेंट्स में बता देना नीचे, अगर तुम्हें नहीं चाहिए डेरिवेशन तो मुझे कोई शौक नहीं कराने का। ठीक है, मर्जी होती है अपनी अपनी, कभी ICSE वाले कभी नहीं पूछते डेरिवेशन, ना एग्जाम में आती है ना टेस्ट में तुम्हारी मैम पूछेंगी, जो भी सर मैम जो भी पढ़ाते हैं कोई नहीं पूछेगा।
ठीक है, बट डेरिवेशन एक हमें इंटरेस्टिंग लगता है। बाई चांस अगर हम भूल भी गए कुछ तो डेरिवेशन से पता लग सकता है, बट अभी तो 10th में इतना जरूरी है नहीं, और आईसीएससी वाले तो वैसे ही नहीं पूछते। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज सेम whether body comes down from a slope, elevator or stair। अब ये जो एक बॉल है, ये यहाँ से सीधा कूद के यहाँ पे आ जाए, या फिर ये अपनी जो बिल्डिंग के अंदर स्टेयर्स वगैरह लगी हैं उससे आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन उतना ही होगा। अब अगर तुम्हें दिया हुआ है स्टेयर्स का, अगर मान लो स्टेयर्स एच नंबर, तो तुम्हारी कितनी नंबर ऑफ स्टेयर्स इनटू हाइट ऑफ ईच स्टेयर। यहाँ पे एच हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ स्टेयर्स मान लो एन है, और हाइट हर एक की मान लो कि ए है, ठीक है, तो एन ए हो जाएगा, या फिर एक्स है, एक्स मान लो ये जो एक्सेलरेशन है ना, तो एन इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, इसका इतना कोई यूज है नहीं। देन ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यूनिट्स ऑफ वर्क। ऐसा यूनिट इसका क्या है, जूल। तो एक जूल सर थे, मतलब एक साइंटिस्ट थे जूल, मतलब उनका सरनेम था जूल, तो उनके सरनेम के नाम पे ज्यादा क्योंकि मेहनत ना करनी पड़े इन्हें, तो इन्होंने जूल का जे रख दिया। ठीक है, ये ऐसा यूनिट है। ये पूछते हैं, 1 joule of work is said to be done when a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter in its own direction। एक जो ये यूनिट्स का हमें लिखने आता है ना, डिफाइन डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, मेरे को अपने टाइम पे बड़ा बहुत गंदा लगता था। तो मेरे को बताया था मेरी जो टीचर थी, उन्होंने बोला था कि तुम्हें उस चीज का फॉर्मूला पता है, ठीक है, तुम्हें पता है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो वर्क का 1 जूल है, मान लो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter in its own direction। मैंने बोला नहीं क्योंकि मैं यहां से देख के बोल नहीं रही थी, ठीक है। अब तुम्हें पता है, जब यूनिट्स पता है तुम्हें, और तुम्हें ये भी पता है कि उसका फॉर्मूला क्या है, तो ऑब्वियसली बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, नाउ 1 kJ इज इक्वल टू 10⁻³ जूल, 1 मेगाजूल इज इक्वल टू 10⁻6 जूल, 1 GJ इज इक्वल टू 10⁻9 जूल। गीगा रिप्रेजेंट्स 10⁻9, मेगा रिप्रेजेंट 10⁻6, और किलो रिप्रेजेंट 10⁻3। सीजीएस यूनिट अर्ग, ठीक है, 1 अर्ग ऑफ वर्क। अब यहाँ पे हम सीजीएस यूनिट लेंगे सबका। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क क्या हो गया, 1 अर्ग ले लो तुम, यहाँ पे इसका ले लो 1 डाइन, डाइन डाइन, एंड इसका ले लो सेंटीमीटर। तो 1 अर्ग ऑफ वर्क इज डन व्हेन a force of 1 dyne displaces a body through a distance of 1 centimeter in its own direction। Relation between joule and erg। अब यहाँ पे देखो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग आया कैसे, 1 जूल इज इक्वल टू 1 Newton मीटर। तो 1 Newton इज इक्वल टू 10⁻7 5 डाइन, और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया यहाँ पे 10⁻5 डायन इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 10⁻7 डायन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। सिंपल, ठीक है। देन पावर, पावर क्या है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब भी रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाता है कहीं पे,
तो कितने टाइम में वो चीज हो रही है, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, वर्क वर्क भी जो है, वर्क यहां पर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसको वेक्टर क्वांटिटी में भी हम बोलते हैं, सॉरी लिखते हैं, बट वो अलग तरीका होता है। तो जो वर्क भी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे ये पावर भी है जो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका जो है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्ट, सॉरी मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। देन मेजरमेंट ऑफ पावर spent by a source is measured as the amount of work done in 1 second, ठीक है। वही है ये, P is equal to W upon T। मेजरमेंट ऑफ पावर, फैक्टर्स इन विच पावर डिपेंड्स, क्योंकि फॉर्मूला में वही दो चीजें हैं। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सोर्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन और टाइम टेकन, ठीक है। यही दो चीजें हैं। पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू में एवरेज वेलोसिटी। ये कहां से आया अब, ये आया, ये देखो यहाँ पे, P इज इक्वल टू W अपॉन T। W क्या होता है, एफ एस अपॉन टी। अब इसको हम लिख देंगे यहाँ पे F इंटू एस अपॉन टी, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो F इंटू वी। याद है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये वही है, हाँ वही से। यूनिट्स ऑफ पावर, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, वॉट। 1 joule of work is said to be done in 1 second. The power spent is said to be 1 watt. If 1 joule of work is said to be done in 1 second, ठीक है, the power spent is said to be 1 watt. 1 kilowatt में 10⁻³ watt होंगे, 1 megawatt में 10⁻6 watt होंगे, 1 gigawatt में 10⁻9 watt होंगे, 1 milliwatt में 10⁻³ होंगे, 1 microwatt में 10⁻6 watt, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ज पर सेकेंड, ओके। हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746। मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार आया और हमेशा तुक्के से आंसर मेरा लगा था। 1 horsepower is equal to 746 watt. Now difference between work and power. Work done by force is equal to product of force and displacement in the direction of force. Power of a source is rate of doing work. Work done does not depend on time. इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है, बट पावर जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है। ऐसा यूनिट इसका जूल होता है और इसका वॉट होता है, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी जो चीज है वो होता है, हमारे अंदर बहुत एनर्जी थी इसलिए हमने ये काम बहुत जल्दी किया, हम बोलते हैं, या फिर हमने ये काम बहुत ज्यादा किया इसलिए हमारी एनर्जी एकदम डाउन है। When a body does work, its energy decreases. While if work is done on the body, its energy increases. अगर मान लो
तुम भाग रहे हो, ठीक है, तुम भाग रहे हो, तो भागते भागते क्योंकि तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स लग रहा है, जो भी है काम हो रहा है, तो तुम्हारी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। अब तुम्हारा दोस्त भाग रहा है, ठीक है, और मतलब यहाँ पे तुम नहीं हो, ठीक है, तुम बैठ के पीछे उसकी रेस देख रहे हो, तुम्हारा दोस्त भाग रहा है और तुम आके उसकी क्योंकि एनर्जी डाउन हो जाती है तो उसको तुम आके सहारा देते हो और उसको थोड़ा धक्का देते हो और उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। तो यही सेम केस, यही चीज यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। इट मीन्स वेन एवर वर्क इज डन देयर इज एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रही है। जब तुम भाग रहे हो, तुम्हारी एनर्जी निकल जा रही है। अब इस केस में क्या हो रहा है, तुम्हारे दोस्त के केस में तुम्हारी बॉडी की एनर्जी उसकी बॉडी में जा रही है, और एनर्जी ऑफ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। तुम्हारी एनर्जी ज्यादा है, तुम ज्यादा काम कर लोगे, कम है कम काम करोगे, ठीक है। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, झंझट में पढ़ने की ना। यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट जूल, सीजीएस यूनिट अर्ग, ठीक है, सेम है जो कि उसके होते हैं वर्क के। बिगर यूनिट्स क्या है, वॉट पर सेकेंड, सॉरी वॉट पर आवर और किलोवाट पर आवर। जो हमारा कभी अगर इतना टाइम तुम्हें मिला हो कि तुम अपने घर का बिजली का बिल देख सको, तो उसमें देखना बिजली का, उसमें हमेशा इस क्वांटिटी में तुम्हारे लिखा होगा, ठीक है, किलोवाट्स पर आवर, कि तुमने कितनी एनर्जी पर घंटे यूज करी है। तो ये होता है 3600 जूल वॉट पर आवर और 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, ठीक है। कैलोरी मेजर ऑफ हीट एनर्जी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.8, ये वैल्यूज याद कर लेना। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर इन केस ऑफ atomic particle is very small, so it is measured in electron volt. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joule. अच्छा, इसकी एक ट्रिक बताती हूँ। 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। यहाँ पे कूलम को रिप्लेस करके जूल लिख दिया, बस। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसके बराबर है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर, एनर्जी ऑफ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, और ये क्या है, रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड। एनर्जी, अच्छा ये भी बोल सकते हो E इज इक्वल टू W, तभी P इज इक्वल टू E बाई टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। एनर्जी स्पेंड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, टाइम से कोई लेना देना नहीं है। पावर डिपेंड्स ऑन टाइम इन विच एनर्जी इज स्पेंड, ठीक है, डिपेंड्स ऑन टाइम। एसआई यूनिट जूल, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। देन मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी possessed by a body due to its state of rest or of motion is called mechanical energy. कोई भी चीज रुकी हुई है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी, कोई भी चीज चल रही है या उसके जो मोशन का स्टेट है, चल रही है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी है, भाग रही है उसमें मैकेनिकल एनर्जी, रुकी हुई है बैठी हुई है उसमें मैकेनिकल एनर्जी है, एक जगह पे टिकी हुई है उसमें मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। इट इज इन 2 फॉर्म्स, 2 तरह की होती है मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और इनका सम इज इक्वल टू मैकेनिकल, ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। देन पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी possessed by a body due to virtue of its shape and size of changed position is called potential energy. अभी 10th में ये वाली डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। एनर्जी possessed by a body due to virtue of its state of rest, वैसे शेप एंड साइज
भी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं उसको, शेप एंड साइज, ठीक है, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। देन फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी possessed by body due to its attraction of earth on it। अभी ये हमने किया, U इज इक्वल टू एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी को हम पीई भी बोलते हैं एंड यू भी बोलते हैं, डोनेट डिनोट करते हैं, क्या हो रहा है, एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और एक काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। पी ई इज इक्वल टू एम जी। देन रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, 2 m k इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर, ठीक है। ये k जो है मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। 2 m k इज इक्वल टू, या फिर √2 m k इज इक्वल टू मोमेंटम, ओके। या फिर k इज इक्वल टू मोमेंटम बाय √2m, ठीक है। देन अब एक केस बन रहा है यहाँ पे। केस 1 क्या है, एक हल्की बॉडी है जिसका मास m है और उसका मोमेंटम p है। एक हैवी बॉडी है जिसका मास m है और मोमेंटम p है। तो अब इसमें क्या होगा, हमें पता है p इज इक्वल टू p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m k, और इसका जो p स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू 2m k। मोमेंटम सेम है दोनों का, रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे p/p इज इक्वल टू 2m k। नहीं, रुको रुको, ये नहीं होगा। k इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने निकाली ना, p/√2m, ठीक है। या फिर इसको p स्क्वायर 2m कर लो, और यहाँ पे k1 कर लो, इसको यहाँ पे k2 कर लो, इज इक्वल टू p स्क्वायर √2m। √2 कट जाएगा जब हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। p स्क्वायर कट जाएगा, तो k1/k2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, m यहाँ का, ठीक है ना। हाँ, ये m आ जाएगा, तो k1 इज इक्वल टू m और k2 इज इक्वल टू, हाँ। तो इसमें ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि जब जो लाइट बॉडी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है। जो लाइट बॉडी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जो हैवी बॉडी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। आ लाइट बॉडी m with momentum pa and heavy body m with momentum pb with same kinetic energy, ठीक है। तो pa स्क्वायर इज इक्वल टू, pa इज इक्वल टू 2m, pb इज इक्वल टू k है यहाँ पे 2m k, m कैंसिल, 2 कैंसिल, pa बाय pb इज इक्वल टू, सेम है ना यार, के कट करना है यहाँ पे, ये m है और ये m है, तो m/m। इसमें ये होगा, हाँ इसमें भी यही होगा,
ये K1 जो है वो m हो गया और K2 जो है वो स्मॉल m हो गया। तो क्योंकि तो यहाँ पे K1 जो है वो K2 से बड़ा होगा। और यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे भी ये जो है पी ए इज इक्वल टू एम हो गया, पी बी इज इक्वल टू स्मॉल एम हो गया। तो पी ए इज ग्रेटर देन पी बी। ठीक है, गंदी कर दी स्लाइड। अब वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, the increase in kinetic energy is equal to the work done by the force acting in the direction of moving body. ठीक है, ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है वो किस वजह से होता है। वो होता है कि उस बॉडी के ऊपर कितना काम किया गया। ठीक है, ये है W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। और ये जो होती है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो W इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। यही है बस वर्क एनर्जी थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट पूछ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, the increase in kinetic energy is equal to the work done by the force acting in the direction of moving body. Forms of kinetic energy: translational kinetic energy in straight line, rotational due to rotation of the body, vibrational due to vibrational motion. ठीक है, now difference between kinetic energy and potential energy. Kinetic potential energy क्या है? Energy possessed by body due to changed position or configuration. Energy possessed by body due to its state of motion. Equal to the work done in bringing the body to its changed state. Equal to the work that moving body can do before coming to rest. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो उसकी स्टेट होती है पहले, ठीक है, उस स्टेट में वापस ले जाने में कितनी एनर्जी लगती है। और ये होती है जितनी भी काम किया उस बॉडी ने वो कितना है इससे पहले कि वो रेस्ट पे आ जाए। मींस रेस्ट पे आने से पहले पहले उस बॉडी ने कितना काम किया है, वो होता है काइनेटिक एनर्जी। इट कैन चेंज ओनली इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट कैन चेंज इनटू फॉर्म ऑफ, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकता है, बट काइनेटिक एनर्जी जो है वो और भी बहुत सारे उसमें चेंज हो सकता है। ठीक है, now it does not depend on the speed of body, it depends on the speed of body, v square होता है ना। then conversion of potential energy into kinetic energy. potential energy changes to kinetic energy wherever necessary, जहाँ पे भी जरूरी होता है वहाँ पे जरूर चेंज होता है। now different forms of kinetic energy, ये मेरे हिसाब से 14 या 12 है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी, एनर्जी रेडिएटेड आउट बाय द सन। ठीक है, सन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो सोलर एनर्जी होते हैं। डिवाइसेस दैट सोलर एनर्जी दैट कन्वर्ट के इनटू सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर पैनल, सोलर पैनल में क्या होता है, जो सन की लाइट होती है उसको लेकर के वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सोलर सेल भी यही करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और जो सोलर फर्नेस है वो भी यही काम करता है। ठीक है, नाउ हीट एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज ऑन बर्निंग कोल वुड गैस इज हीट एनर्जी। जब हम गैस जलाते हैं, कोल जलाते हैं या फिर कोई लकड़ वगैरह जलाते हैं तो उसमें जो आग निकलती है उससे हमें हीट एनर्जी मिलती है। स्टीम इंजन का काम क्या होता है, स्टीम इंजन हमें हीट एनर्जी लेकर के उसको मैकेनिकल एनर्जी में, जो स्टीम इंजन में हम कोयले डालते हैं
फिर उनको जलाते हैं और उस जलने की वजह से जो है वो ट्रेन चलती, पहले यूज करते थे अभी तो नहीं करते, उस कोल के जलने की वजह से जो है इलेक्ट्रिक वो जो ट्रेन है वो मूव करती थी, और मूव करती थी वो थी मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेन चलती थी, ठीक है। थर्मोकपल का काम क्या होता है, वो हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, वही है यार, बार बार वही पड़ेगा, light energy, forms of energy in presence of which other objects are seen. sun से obviously sun is the largest source of light energy. plants क्या करते हैं, लाइट एनर्जी लेकर के, फोटोसिंथेसिस जो होती है लाइट एनर्जी लेकर के उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल क्या करता है, लाइट एनर्जी लेकर के उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों सेम चीज है, ठीक है। अगर वो सन से ली जा रही है तो दोनों सेम चीज है, अगर किसी और सोर्स से ली जा रही है तो वो ऑब्वियसली सेम नहीं है, मेरा दिमाग तो यूज करना ही चाहिए। सोलर एनर्जी, लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन फोटो इलेक्ट्रिक सेल में भी यही होता है, लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय एनर्जी पोजेस्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल, ठीक है। केमिकल टू हीट प्लस लाइट, अब जब हमें हीट मिल रही है, लाइट मिल रही है, जब हम फॉसिल को जलाते हैं उसमें से जो आग निकलती है, आग इज अ सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, तो उसमें से लाइट एनर्जी भी निकलती है। करंट ड्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सेल, जब हम इलेक्ट्रिकल सेल से करंट लेते हैं तो उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है इलेक्ट्रिक सेल के अंदर से, और उसमें से जब हम करंट ले रहे हैं तो करंट क्या है, इलेक्ट्रिकल एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। तो जब कैंडल हम जलाते हैं तो उसमें से केमिकल जो वैक्स होता है वो केमिकल है, और उसमें से हमें हीट भी मिलती है, आग से हीट भी है और लाइट भी है। केरोसिन लैंप है, तो केरोसिन लैंप क्या है, उसमें केमिकल होता है, केरोसिन होता है उसके अंदर, उससे हमें हीट और लाइट दोनों मिलती है। कोल जलाते हैं, वुड जलाते हैं, केमिकल टू हीट प्लस लाइट, क्रैकर्स केमिकल टू हीट प्लस लाइट प्लस साउंड, ठीक है। रेस्पिरेशन केमिकल टू हीट। देन हाइड्रो एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय फास्ट मूविंग वाटर। टर्बाइंस में क्या होता है, हाइड्रो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो जो एनर्जी मिलती है हमें, जो पानी जल्दी जल्दी चलता है उसकी वजह से, जो बहुत बड़े बड़े जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो हाइड्रो एनर्जी से ही, बेसिकली मेन सोर्स यही है इलेक्ट्रिकल जनरेशन, इलेक्ट्रिक जनरेशन का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हेन टू ड्राई बॉडीज आर अप टुगेदर दे गेट चार्ज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, सो दे possess इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर, ओके, ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी। हम इलेक्ट्रिक मोटर जब ऑन करते हैं तो उसमें, अच्छा, पानी की टंकी भरी है कभी, जो छत पे लगी होती है, तो इलेक्ट्रिक हम जाके स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर के पानी भरने की जो प्रोसेस है, जो पानी तुम्हारे ग्राउंड फ्लोर से लेकर के टॉप फ्लोर तुम्हारी छत तक पहुंचाने का जो काम है वो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। हीटर, अवन, गीजर, इलेक्ट्रिकल टू हीट, हीटर में हमें गर्मी मिलती है, अवन से चीज पकती है, मतलब हाँ पकती है यही बोल सकते हैं, हीट मिलती है, हीट की वजह से पकती है। गीजर में पानी गर्म होता है तो पानी गर्म हो रहा है, उस हीट मिलती है। तो ऐसे ऐसे कर करके तुम्हें चीजों को एनालाइज करना है, इमेजिनेशन का ही काम है बस। देन लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिकल टू साउंड, आवाज आती है इलेक्ट्रिक, उसमें लगाते हैं तो हमें साउंड आती है। बैटरी चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिकल से केमिकल, बैटरी में केमिकल होता है। बल्ब ग्लोअर, इलेक्ट्रिकल टू लाइट प्लस हीट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी रिलीज ड्यू टू लॉस इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। जो सेलिना का तुम्हारा लास्ट चैप्टर है उसमें तुम्हें इस
दोनों चीजों के बारे में बताया जाएगा, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रही। फिजन एंड फ्यूजन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है, न्यूक्लियर टू इलेक्ट्रिकल। चलो थोड़ा बता ही देती हूँ। जब न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी हम यूज करते हैं, ठीक है, और इसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से खेलते हैं। बस इतना ही काफी है अभी तुम्हारे लिए। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है, न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देन जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड in nucleus disintegrations in the interior of the earth gets stored deep inside the earth and called geothermal energy। कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। then wind energy, energy possessed by fast moving air is called wind energy। sound energy, a vibrating body possess sound energy। माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड टू इलेक्ट्रिकल। अब लाउड स्पीकर में क्या होता है, लाउड स्पीकर में होता है इलेक्ट्रिकल टू साउंड, और माइक्रोफोन में क्या होता है, साउंड टू इलेक्ट्रिकल। अब ये देखो, लाउड स्पीकर क्या है, तुम लाउड स्पीकर को जाके प्लग इन करोगे तब तुम्हें आवाज सुनने को मिलेगी। माइक्रोफोन में पहले तुम्हारी आवाज जाएगी, फिर वो स्पीकर से बाहर निकलेगी। तो ये क्या है, साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। देन मैग्नेटिक एनर्जी, एनर्जी possessed by a magnet due to which it can attract iron filings is called magnetic energy। मैकेनिकल एनर्जी अभी पढ़ा, एनर्जी possessed by body due to its state of rest or of motion is called mechanical energy। its sum is potential energy plus kinetic energy। इलेक्ट्रिकल जनरेटर, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, मैकेनिकल टू हीट। degraded energy, by transforming energy from one form to another desired form, the entire energy does not change into desired form। A part of this energy changes either to some other undesirable form or a part is lost to surrounding due to radiation or friction। जब भी बल्ब जलाते हैं हम, ठीक है, बल्ब जलाते हैं तो उसमें से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट प्लस सॉरी लाइट एनर्जी तो इससे मिलती है, प्लस हीट एनर्जी, जो वो येलो वाले बल्ब होते हैं उसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है, तो उसमें जो है बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। हीट एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी निकल रही है वो डिग्रेडेड एनर्जी है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, energy can neither be created nor it can be destroyed, it can only be transformed or changed from one form to another। एनर्जी ना कोई बना सकता है, ना कोई बर्बाद कर, ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एक डेरिवेशन है, ठीक है। अगर तुम्हें देखना है इसको, वैसे तो इसका कोई है नहीं इतना, बट अगर तुम्हें देखना है तो तुम वीडियो में रुक सकते हो, नहीं तो तुम जा सकते हो क्योंकि कुछ है नहीं, इसके बाद खत्म है, ठीक है। ये लास्ट चीज है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वो 0 है। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी बी पॉइंट पे, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ से यहाँ आया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी ए हो गई और इसकी इनिशियल वेलोसिटी में वी बी मान, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हर जगह पे मैकेनिकल एनर्जी क्या सेम रहती है। एट पॉइंट ए, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी, एम जी एच। एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट पार्ट और, ये मान लो बिल्कुल ही टेढ़ी है, ये मान लो एच है, ये जो है ये एक्स है, ठीक है, और ये अब ये हो जाएगा तुम्हारा
h माइनस एक्स। ठीक है, अगर इतनी जगह को हमने x मान लिया तो ये अगर पूरा h है तो h माइनस एक्स ये हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, एम जी एच, ये एम जी है, इसका जो नीचे लग रहा है वो फोर्स एम जी है। और काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो यहाँ पर जो है हमारी मैकेनिकल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, पीई प्लस के ई इज इक्वल टू 0। ओ सॉरी 0 नहीं, एम जी एच प्लस 0 क्या हो जाएगी, एम जी एच। तो पॉइंट ए पे हमारा एम जी एच है। अब एट पॉइंट बी आते हैं हम। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी ए। एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस। तो यहाँ पे हम वी ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, यहाँ पे क्या है, g है, और s क्या है, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है h माइनस एक्स। ठीक है, वी ए स्क्वायर माइनस 0 2g h माइनस एक्स, तो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एक्स। ठीक है, एम जी एक्स हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे हाफ एम वी ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी, हाफ एम वी ए स्क्वायर क्या है, 2g h माइनस एक्स। 2 कट गया। ठीक है, बचा एम जी एच माइनस एक्स। अब यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आएगा, पीई प्लस के ई एम जी एच माइनस एम जी एक्स, इसको ब्रैकेट को खोल दिया, प्लस एम जी एक्स, कट गया, ये कट गया, क्या बचा, एम जी एच। अब एट पॉइंट सी वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2g एक्स। यहाँ पे ये वाली लेंगे x। अब ये क्या होगा, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2g एक्स हो जाएगा। वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g एक्स माइनस वी ए स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वी ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g एक्स माइनस 2g एच, नहीं यहाँ पे प्लस 2g एच माइनस 2g एक्स। 2g x कैंसिल, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g एच। नाउ काइनेटिक एनर्जी is equal to half mvb square, which is equal to half m 2gh, 2 cancel, mgh. Potential energy is equal to 0 and mechanical energy is equal to mgh.
तो यहाँ स्टेटमेंट से तो प्रूव हो ही गया था, यहाँ पे भी प्रूव हो गया, भले ही बहुत गंदा लग रहा है पर यहाँ पे भी mgh है, इस पॉइंट पे भी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो mgh है, पॉइंट बी पे भी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो mgh है, और पॉइंट सी पे भी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो mgh ही है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर कोई भी क्वेश्चंस, कुछ भी डाउट है, नीचे कमेंट्स में यार डाल देना। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो एक बात और सुनते जाओ, अभी से कुछ वीडियोस जो है वो चैनल पे डल चुकी हैं, कुछ वीडियोस अभी डलेंगी। पूरा आईसीएससी का सिलेबस हम इस साल कंप्लीट करेंगे, साथ में बैठ के हम मैराथन सॉल्व करेंगे, ठीक है, साथ में बैठ के हम सारी तैयारी करेंगे। आई जस्ट वांट से कि तुम्हारा भरोसा अगर मुझे मिल जाएगा, दैट वुड मोटिवेट मी। और मैंने ना कभी चैनल पे, ना ही मैंने बोला है कि शेयर करो, ना ही मैंने बोला लाइक करो, ना ही मैंने बोला सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सब्सक्राइब कर रहे हो नहीं कर रहे, लाइक कर रहे हो कर नहीं कर रहे, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेरा एक मोटिव रहता है कि तुम्हारी हेल्प होनी चाहिए बस। तुम आए हो, तुमने देखा है, तुम्हें अगर एक एक चीज भी समझ आ गई तो वो मेरे लिए खुद में एक बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। तो सेशन को ना ज़्यादा लंबा करते हुए, वीडियो को ना और लंबा करते हुए, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। एंड बाय बाय, थैंक यू एंड गुड।